गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हमने एग्रीकल्चर के अंदर पहला अध्याय एग्रोनॉमी वाला पूरा किया है। उसमें मैंने कुछ प्रश्न कल आपको डाले थे, आपने उनको देखा होगा। और एक दो प्रश्न मैं और आज इसमें आपको डाल देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपने अध्याय को ढंग से पढ़ा है, ढंग से सुना है, आपको नोट्स भी सप्लाई होंगे या हो गए होंगे। इसमें एक सवाल और बनता है, वह ले फॉर्मिंग क्या है? व्हाट यू मीन बाय ले फॉर्मिंग? आपको सॉइल कवर के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि मृदा आवृत रहनी चाहिए। यदि हम घास फूस उगाते हैं, घास फूस का उगाना अन्य फसलों के साथ, हम फसल उगा रहे हैं और फसल के साथ हम घास फूस को साथ में उगाते हैं, जिससे हमारी फसल और मृदा दोनों सुरक्षित रहती है, उसको फायदा रहता है। दिस इज कॉल्ड एज ले फार्म। वन मोर थिंग इज रोगिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रोगिंग? ये भी आपने जो अध्याय पढ़ा है उसी का एक पार्ट है। रोगिंग का मतलब होता है आपको अवांछित फसल के साथ अवांछित फसल का सामान्यतः उनके आना है, जिसको हम खरपतवार वगैरह भी कहते हैं। इसको हटाना, ये कहलाता है रोगी। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दिमाग में थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मैंने कल 11 प्रश्न आपको डाले थे, 10 या 11 प्रश्न डाले थे, वो भी आप देख लेना। आपको नया पाठ में शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पाठ की आपसे थोड़ी सी वापस जानकारी मिल जाए तो मेरे लिए भी बेहतर रहे और आप लोगों के लिए भी बेहतर रहे। इसको आप देख लीजिए। हम अब एक एग्रीकल्चर के अंदर सेकंड चैप्टर है, उसको देख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको उस पाठ को शुरू करने से पहले आपको मैं कृषि की पद्धतियों के बारे में बताना चाहता हूं। वो पाठ शुरू हो उससे पहले एक सामान्य परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। टेक्निक ऑफ फार्मिंग। सामान्यतः जो आम किसान जिस खेती को करता है उसको हम बोलते हैं सामान्य कृषि, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और जो परंपरागत तरीके से खेती होती आई है, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, उसको अनुसार उसकी देखा देखी हम अपने पेरेंट्स या जो पेरेंटल स्टॉक जिस पद्धतियों को अपना रहा था उसकी देखा देखी हम जो खेती
रहे हैं वो परंपरागत कृषि कहलाती है। रूढ़िवादी कृषि, क्लासिकल फार्मिंग। Classical farming is that type of farming which is to be going on from dawn of the civilization। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था और जब मानव सभ्यता का विकास के समय से जिस प्रकार की पद्धति से खेती की जाती रही है, हमारे पूर्वज उसको अपना रहे जिन तरीकों को, उन तरीकों को आज भी अधिकांशतः वैसे उसका पालन किया जा रहा है। यह एक प्रकार की कृषि है, वो कहलाती है सामान्य कृषि। दूसरी खेती है, पद्धति है, वो है वैज्ञानिक कृषि, साइंटिफिक फार्मिंग। साइंटिफिक फार्मिंग यह कृषि जो है, जो पहले कृषि की जा रही थी, उस कृषि के अंदर हमने अडॉप्ट किए हैं कुछ ऐसे प्रोसीजर जिनकी अनदेखी हो रही थी और वो हमारे फसल उत्पादन को प्रभावित कर रहे थे। किसान उसके बारे में जानकार नहीं था। ये तरीके जो अपनाकर जो खेती की जा रही है, उन्नत प्रकार की कृषि की जा रही है, पहले से बेहतर कृषि की जा रही है पहले से। ये क्लासिकल फार्मिंग जिसमें हमने जैसा हो रहा था वैसा उसको उसी को ही फॉलो किया, इसमें हम उसको फॉलो नहीं करके इसका एक उन्नत फॉर्म, इसकी एक डेवलप्ड टाइप है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अंदर जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको समावित करके जो हम कृषि को काम में ले रहे हैं, वह कृषि कहलाती है वैज्ञानिक कृषि। इसमें हम शुरुआत करते हैं जैसे खेत की तैयारी। किसी भी कृषि को करने से पहले हमारे खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत को तैयार करने से पहले हम उसकी जमीन को उथल पुथल करते हैं, उसका संतुलीकरण करते हैं, या उसके अंदर खाद वगैरह, उर्वरक, गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, जो कुछ भी खाद, पहले किसान ऐसा नहीं करता था। अब उसके अंदर हम उसको मिलाते हैं और मिला करके उसको जमीन पूरी को उर्वरक बनाने का प्रयास करते हैं। जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको सही करते हैं, कल्टी लगाते हैं, फिर सुहागे से समतल करते हैं। ये सारा खेत का तैयारी में आता है। इसके साथ हम भू परिष्करण की जो चीजें हैं वो भी काम में लेते हैं। पहले भू परिष्करण नहीं होता था। भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण, अलग से आपका एक चैप्टर भी है, उसमें भी मैं आपसे चर्चा करूंगा इसकी बात। प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, द्वितीयक भू परिष्करण क्या है? बीज बोने से पहले भूमि में जो भी सुधार के लिए काम किए जाते हैं ये कहलाते हैं सारे प्राइमरी लैंड रिफॉर्मिंग। प्राइमरी लैंड रिफॉर्म्स या रिफॉर्म। बीज डालने से पहले तो क्या हुआ, ये खेत की तैयारी से संबंधित बातें हुई। उससे पहले आपने भूमि का उपयोग करने से पहले भूमि के अंदर जो भी आपने प्रयोग किए हैं, जैसे खुरपी से, फावड़े से कल्टी लगाई है या हल जोत करके उसकी गहरी जुताई करी है, ये सारे प्राथमिक भू परिष्करण के अंदर लिए गए। द्वितीयक भू परिष्करण बीज के बोने के पश्चात किए जाने वाले जितने भी
भूमि संबंधी सुधार हैं वो कहलाएंगे आपके सेकेंडरी लैंड रिफॉर्मिंग। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका निराई है, गुड़ाई है, बहुत सारी चीजें, कृषि क्रियाएं जो है बिफोर एंड आफ्टर। आपको क्या याद रखना है? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर सोइंग एंड आफ्टर सोइंग, बुआई से पहले और बुआई से बाद। ये सारे मैंने आपको बताए कि वैज्ञानिक कृषि में इनका बहुत महत्व है। पहले सारी चीजें नहीं की जाती थी, अब किसान को ये बताया जाता है, समझाया जाता है, वैज्ञानिक कृषि के अंदर ये चीजें आती है और उसका ये उपयोग करता है। बुआई से पहले सॉइल उपचार भी किया जाता है, सॉइल ट्रीटमेंट। ये सॉइल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर प्राइमरी लैंड रिफॉर्म, प्राइमरी लैंड रिफॉर्म्स। देखिए बेटा, अब आप बिल्कुल एग्रीकल्चर के अंदर घुस गए हो, पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर के रियल जो बिंदु हैं उनको टच कर रहे हैं, इसलिए जो जो चीजें हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। पीछे वाली चीजें जो थी उसके अंदर आपने केवल ये देखा था एग्रोनॉमी, सॉइल, सीड, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, डॉर्मेंसी। ये सामान्य बातें आपने पिछले चैप्टर में देखी। अब इन बातों से जुड़ती हुई जो चीजें हैं उसको हम इसमें साथ में ले रहे हैं। मैंने दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले आपको कृषि की पद्धतियां बताना उचित समझा है। इससे पहले मैंने कुछ सवाल भी आपको दिए हैं और कृषि की पद्धतियों में मैंने आपको बताया कि जो परंपरागत कृषि हो रही थी वो किसान के लिए या हमारे लिए ठीक नहीं था। भारत कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर बस आंखें बंद करके जैसे कृषि पहले की जाती रही है वैसे यदि हम करेंगे तो हम एक विकसित देश की श्रेणी में या एक किसान को अच्छी उत्पादन प्राप्त हो उसके लिए कोई ज्यादा फायदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने वैज्ञानिक कृषि को अपनाना शुरू किया है। बहुत जगह ये वैज्ञानिक कृषि अपनाई जा रही है। इसमें आपने भूपरीक्षण सारी चीजें देखी, खेत की तैयारी से शुरुआत करी मैंने, और मैंने आपको बताया कि सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। यह भी प्राथमिक भूपरीक्षण है। सॉइल का ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि सॉइल के अंदर यदि किसी प्रकार की दीमक है या सॉइल के अंदर किसी प्रकार के पैथोजेंस हैं, सॉइल बॉर्न डिजीजेज होती है। मैंने आपको डिजीज के बारे में बताया था, सॉइल बॉर्न। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो मृदा में पड़े रहते हैं, इसलिए मृदा का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताप उपचार करना चाहिए, मृदा उपचार करना चाहिए। इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालने चाहिए, कुछ फंजीसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स, इनका उपयोग करना चाहिए ताकि मृदा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं वे नष्ट हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि सॉइल को ट्रीटमेंट करके हम जो प्राइमरी लैंड रिफॉर्म्स काम में लेते हैं उसके द्वारा हम मृदा के अंदर किसी प्रकार की लवणीयता है, क्षारीयता है, अम्लीयता है, इसका भी ध्यान में रख करके उपचार करेंगे। सब बातें हैं। आपको मैंने ये तो पढ़ाया था कि मृदा लवणीय किन कारणों से होती है। उन कारणों को देखने के बाद में आपको मैंने ये बताया था कि उसके कारणों को निदान करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, उपाय जो है उस काम में लेते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती है। बस जैसा खेत है उसके अंदर हल चलाना है या ट्रैक्टर चलाना है,
यह कृषि पद्धति नहीं है। कृषि पद्धति यह है कि हम अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, ज्ञात कर लें कि हमारी मृदा है वो जिस फसल को हम ले रहे हैं उसके लिए माकूल है या नहीं है। हम ऐसी मृदा से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम बीज को बोने से पहले बिफोर सोइंग हमारी जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित करें। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब फसल ले लेते हैं उसके बाद खेत को हम छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं कि किसान को कभी भी सोना नहीं चाहिए, और किसान सोता नहीं है वैसे तो, लेकिन किसान, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि आधारित, हमारे यहाँ वर्षा आधारित कृषि है। भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून। तो वर्षा आधारित कृषि है, तो जब तक बारिश का समय आता है तब तक किसान को भी बैठना नहीं चाहिए। जितने भी सॉइल संबंधी बिफोर सोइंग जितने भी काम है वो कर लेना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग जो है खेतों में जाते हैं, खेत की बाढ़ है उसको ठीक करते हैं, उसकी जो बाउंड्री है उसको ठीक करते हैं, उसके अंदर जो कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं जो हमारी रुकावट डाल रही है या हमारे काम की है तो उसको रखते हैं, किसी प्रकार रुकावट डाल के उसकी छंगाई करते हैं, उसका संगाई करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि उसकी पत्तियां वगैरह हम मृदा में मिलाते हैं। ये एक प्रकार का कर्कट जो पेड़ पौधों का होता है, ये बाद में जाके ह्यूमस बनेगा। तो ये सारी चीजें बुआई से पहले की जाती है। और यहां पे मैंने बताया था कि इसके एक उद्देश्य ये भी है कि यदि मृदा में किसी प्रकार का कोई दीमक, कीट या कोई और प्रकार का पैथोजन है उसको नष्ट करना भी जरूरी है, वरना सोइंग के साथ में जो हमारा फसल बनेगा, जो हमारा फसल उगेगा उसको ये नुकसान पहुंचाएगा। ये वैज्ञानिक है। मैं पहला बिंदु है। अब आपका बीज बोने का समय आ गया। बीज बोने का समय आ गया तो बीज की बुआई। बीज की बुआई से पहले बीज की मात्रा और बीज कैसा लेना है मैंने आपको बताया पहले, कल भी कुछ पीछे मेरे लेक्चर्स हुए उसमें आपने देखा बीज हमारे को किस प्रकार का काम लेना है। बीज प्रमाणित होना चाहिए, बीज कटा-फटा नहीं होना चाहिए, बीज चमकदार होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए और विदाउट पैथोजन होना चाहिए, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। ऑन द सीड some pathogens are present on the seed, some pathogens are present within the seeds, उसके अंदर होते हैं, भ्रूण के जो अवयव होते हैं वहां पे होते हैं। तो हमारे को बीज जो काम में लेना है वो बीज हमारे को प्रमाणित लेना है और अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी वाला उन्नत किस्म का बीज काम में लेना है। और उसके साथ में प्रति हेक्टर बीज की कितनी मात्रा है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो परंपरागत कृषि है इसके अंदर इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिक कृषि है, इसमें हमें इस चीज को फॉलो करना है कि प्रति हेक्टर बीज की मात्रा जितनी आपको सजेस्ट की गई है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इसकी मात्रा है, उतनी ही मात्रा आपको काम में लेनी है प्रति हेक्टर बीज की मात्रा। उसके बाद में बीज जो आपने लिया है वो प्रमाणित लिया है, सब कुछ सोच समझ के लिया है, अच्छा किस्म का लिया है, सब लिया है। इसके बावजूद भी दिस इज सजेस्टेड कि आप सीड ट्रीटमेंट भी करें। हम इन चीजों को लेकर मान के चलें कि सब ठीक है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप बीज काम में ले रहे हो यह किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज, किसी प्रकार का इन्फेस्टेशन या किसी प्रकार की विकृति से जनित नहीं होना चाहिए।
इसके लिए बेटा बीज का उपचार करना है। अलग अलग फसलों में आपको बताया जाएगा, मैं जब फसलें पढ़ाऊंगा आपको तब मैं आपको बताऊंगा इसके लिए किस प्रकार के मैक्रोजन लिया जाता है, जाइनेब लिया जाता है या क्लोरोफास्फिक्यूल लिया, क्या लिया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे कपास का बीज है सॉरी, कपास के बीज के ऊपर होते हैं, उसको गोबर से रगड़ करके रोल को उतारा जाता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो लो टेम्परेचर पे होते हैं, उसको लो टेम्परेचर दिया जाता है। कुछ दलहनी किस्म के ऐसे बीज होते हैं जिनका राइजोबियम कल्चर भी किया जाता है, राइजोबियम कल्चर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक सामान्य जानकारी मैं दे रहा हूं आपको पाठ पढ़ाने से पहले। यू बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर यू मस्ट नो ऑल दी टेक्निक्स विच आर अवेलेबल विथ एग्रीकल्चर। ये आपने बीज की मात्रा ली। उसके बाद में आपको केवल इसी से ही काम नहीं चलेगा, अब बीज कितना गहराई में जाना चाहिए ये भी आपको देखना है, और बुआई का समय क्या है वो भी आपको देखना है। अगेती किस्म, पछेटी किस्म, सभी प्रकार की किस्म होती है, क्योंकि हम वर्षा आधारित हैं तो आपको दोनों प्रकार की किस्में, बारिश लेट हुई है पछेटी किस्म को काम में लेनी है, किस किस्म के बीज लेने हैं, बारिश आपकी पहले हो गई है अगेती किस्म को काम में लेनी है, ये सारा कुछ देखना है। बुआई का समय भी देखना है, उसकी गहराई बीज की कितनी जानी चाहिए वो भी देखनी है। बहुत सारे बिंदु हैं जिसको जैसे जैसे आप फसल पढ़ोगे, आपके 30 फसलें कोर्स में हैं, छठा पाठ है इसके लिए, जिसके अंदर सभी प्रकार की 30 फसलें कोर्स में हैं, और फल वाली 11 फसलें कोर्स में हैं। मतलब 41 फसलें जब आप पढ़ लोगे 12th में, तब ये सारी चीजें मेरे को कहने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। बीज को ले लिया, बीज को लेने के बाद में आपको लेना है फिर आपको लेना है खाद और उर्वरक। पहले किसान इन चीजों के प्रति अवेयर नहीं था, खाद और उर्वरक में आपको क्या देखना है, खाद और उर्वरक में आपको यह देखना है कि जो मृदा के अंदर पोषक तत्व ये बराबर है या नहीं है, और यदि बराबर नहीं है, मृदा की जांच आपने करी है या नहीं करी है वो ठीक है, लेकिन किसान जो है उस चीज को देखता है कि मृदा जो है वो किस प्रकार की है, तो उसके अंदर पोषक तत्वों को मिलाने के लिए हमारे को NPK सड़ी गोबर की खाद, इसके अलावा कुछ और आवश्यक पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता होती है वो प्रति हेक्टर जितने सजेस्ट किए गए हैं उतने आपको काम में लेने। वैज्ञानिक खेती है, आप अपने मन से नहीं चल सकते। ये जितना आपके लिए इसके लिए निर्धारित किया गया है, जितना मात्रा निर्धारित की गई है सुपर फास्फेट की, जितनी मात्रा DAP की गई है प्रति हेक्टर कितना केजी किया गया है, क्विनोल फास प्रति हेक्टर कितना ग्राम किया गया है, ये सब आप अपने मन से नहीं चलेंगे, जितना आपको सजेस्ट किया गया उस हिसाब से इसका ध्यान रखें। सिंचाई, अब हम तो वर्षा पे निर्भर है, आसमान की अंगुली उठा के देखते हैं, मेघ गर्जन देखते हैं, समय देखते हैं कब बारिश आ रही है। यह हमारा परंपरागत कृषि का आधार था, लेकिन वैज्ञानिक खेती ये कहती है कि नहीं,
आपको सिंचाई एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आपको लगता है कि जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उन क्रांतिक अवस्थाओं में पौधों को नमी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता रहती है, लेकिन बारिश नहीं गिरी, तो आप कृत्रिम साधनों से उसको सिंचाई करवाइए, इरिगेशन दीजिए। यदि आपके पास सिंचाई के स्रोत हैं और सिंचाई के साधन हैं, तो आप किसी भी प्रकार से भगवान के भरोसे या बारिश के भरोसे नहीं रहें। उन स्रोतों से, साधनों से जहां जहां भी, जब जब भी, जिन जिन क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई की आवश्यकता होती है उसकी सिंचाई कीजिए। और सिंचाई करने में आपको ये ध्यान रखना है कि कब की जानी है, यानी कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कैसे की जानी है और कितनी की जानी है और किस विधि से की जानी है। बूंद बूंद सिंचाई विधि, फवारा विधि, सब प्रकार की विधियां सिंचाई वाले चैप्टर में आएगी। मैंने शॉर्ट में आपको, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड, इसलिए हम ये जो पद्धतियां हैं इसमें इनका बिंदुवार परीक्षण करके आपको बताएं कि क्या क्या है। खरपतवार उन्मूलन, आपका खरपतवार का पाठ भी कोर्स में है। आपने निराई गुड़ाई का नाम सुना है, निदान का नाम सुना है, गांव में बोलते हो निदान करना है। निदान करना है, निदान का मतलब किसी चीज का आपको समाधान करना है। खरपतवार फसल जो आप उगा रहे हो उसके साथ कुछ अवांछित फसलें भी उग जाती है। उस अवांछित फसलों को उखाड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जो जल, पोषक तत्व, स्थान, वायु के लिए वांछित तथा अवांछित दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। वांछित तो आपने डिजायर, जो आपकी उगाई गई फसल है वो, और अवांछित जो आपने उगाई नहीं, स्वतः ही उग गई या किसी प्रकार से आ गई, वह आई है, वो जो आपकी फसल है उसका जल भी ले रही है, उसका पोषक तत्व भी ले रही है, उसका स्थान भी खा रही है, उसकी वायु का भी कंजप्शन कर रही है। यदि इसको हटाया नहीं गया तो आपकी फसल को मिलने वाले जितने पोषक तत्व हैं या जल है उसमें कमी आ जाएगी और फसल इसका प्रभाव लिए बिना नहीं रह पाएगी। इसलिए खरपतवार उन्मूलन निराई गुड़ाई के माध्यम से किया जाता है। इसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ खरपतवार नाशी भी काम में लिए जाते हैं, रासायनिक खरपतवार नाशी काम में लिए जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम बताएंगे। तो अब किस फसल के लिए कितना खरपतवार नाशी और कब खरपतवार नाशी, किस स्टेज में खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। सवाल आता है परीक्षा में कि मक्का की फसल के लिए एट्राजिन का प्रयोग कौन सी अवस्था में किया जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक खेती में मैंने आपको क्या बताया, वैज्ञानिक खेती में आपको हर चीज जो निर्धारित की गई है, समय अवधि है या मात्रा है, जो कुछ भी है उसके अनुसार चलना है। यू आर टू फॉलो दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो आपको पढ़ना है तो आपको भी हमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि आपको ऐसे फॉलो करना है। हम आपको क्या बता रहे हैं, ये फॉलो करो। आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको लॉस होता है। इस तरह से किसान यदि इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा तो उसको लॉस होगा। एग्रीकल्चर में चाहे किसी भी विषय में जब आपको टीचर बताता है कि आप ये कीजिए और आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नुकसान होता है। और यहाँ जब आपको वैज्ञानिक खेती बताई जा रही है, इसके अंदर ये करना है, खरपतवार राशि का प्रयोग यहाँ करना है, इस खरपतवार राशि को काम में लाना है और इतनी मात्रा लेनी है, वो यदि आप नहीं करोगे तो फसल को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है ना। बहुत समझ। इसके अंदर आप जो फसल आपने बोई है उसके ऊपर किसी प्रकार का आपको रोग का प्रभाव दिखाई देता है,
उस रोग के प्रभाव को देखते ही आपको तुरंत उसका निदान करना है, उसका उपचार करना है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके ऊपर आपको पत्तियों पे धब्बे दिखते हैं, डालियां दिखती है, या फिर पत्ती की निचली सतह पर मखमली पाउडर जैसा सर्दी दिखती है या ऊपरी सतह में दिखती है। ये सारे के सारे आपके लिए संकेत हैं कि पौधा रोग ग्रसित है। और पौधा रोग ग्रसित है तो उस रोग के लक्षणों को ध्यान में रखकर, उस रोग के लक्षणों को देख करके, ये जान करके, पहचान करके कि किस प्रकार का रोग है, उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो भी मैंने आपको बताया कि हम वैज्ञानिक खेती हम कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार की फंजीसाइड्स या जो जीवाणुनाशी है या जो कुछ है वो कितनी मात्रा में है, उसका प्रयोग कब करना है, ये भी देखना है। ठीक है। कटाई का भी समय निर्धारित है। कटाई कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, फसल पक गई है या नहीं पक गई है, इसकी जानकारी वैसे तो परंपरागत कृषि में भी है, लेकिन यहाँ भी आपका एक समय है कि अब फसल पक गई है, आपकी पत्तियां जो है उसको देख करके या उसका जो दाना है उसको देख करके, ये सारे देखने के बाद में हम फसल की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में इसकी थ्रेसिंग वगैरह होती है, दाना अलगाना वगैरह होता है, फिर इसकी मिलिंग वगैरह होती है। ये सब चीजें देख करके हम यदि प्रयोग करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे को परंपरागत कृषि के तुलना में ये जो फसल आएगी ये कुछ ज्यादा उत्पादकता वाली आएगी। ये थी दूसरी। पहला था परंपरागत खेती, दूसरी थी वैज्ञानिक खेती। पहली कौन सी थी, वापस लिख देता हूं मैं, परंपरागत कृषि यानी सामान्य कृषि। दूसरी थी वैज्ञानिक कृषि, जिसके बारे में मैंने इतना विस्तार से आपको बताया। और तीसरी है वो है टिकाऊ कृषि। टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती के अंदर अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर ये टिकाऊ खेती के अंदर कम संसाधन आपके पास हैं, कम संसाधन के होते हुए आप अधिक उत्पादन करें और किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएं। कम संसाधन आपके पास है, उत्पादन आपको अधिक करना है और पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है, और आप जैविक खाद का प्रयोग करें, तो इसके साथ यहां मैं लिखता हूं जैविक कृषि, जो आपका पाठ है। अब मैं आपके पाठ में आया हूं, लेकिन क्योंकि टिकाऊ खेती इसका एक बिंदु है, तो जहां संसाधनों की कमी है, नेवर माइंड, संसाधनों की कमी के बाद भी यदि आप अधिक उत्पादन करते हैं, कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, और पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, और जो रासायनिक खाद है उसके बदले में आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, तो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरण रक्षण ये बना रहता है, पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। इन सबको काम में लेकर के जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं टिकाऊ खेती, और टिकाऊ खेती का ही एक पार्ट है जैविक कृषि। ये जैविक कृषि हम आपको बताने वाले हैं। इस पार्ट जो आपका है वो है अध्याय नंबर 2, जैविक कृषि। और जैविक कृषि के अंदर आपकी क्या है, जैविक कृषि का परिभाषा, जैविक कृषि का उद्देश्य,
जैविक कृषि के सिद्धांत और जैविक कृषि का महत्व। ये पहला पार्ट है इसका, जिसको आपको बताना है। अब मेरे ध्यान से इस पार्ट को पढ़ने से पहले मुझे आपको जो भूमिका देनी थी वो बहुत ही जरूरी थी, और मैंने विस्तार से आपको जैविक कृषि को बताया है।